स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं मतीश कुमार और आपके लिए लेके आया हूं आज क्लास 9 की विषय हिंदी की बेहतरीन MCQ सेशन। हमें पता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं हुई होगी। उसको देखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूं आज हिंदी की MCQ सेशन, जिसमें आज आप लोग को 40 MCQ बताया जाएगा। ये आपको जैसे पता हो कि आपकी 2023-24 में जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहेगा, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल आपको जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो अंत तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब के। स्टार्ट करने से पहले पूर्व आपको मैं बता दूं कि आपको एग्ज़ाम में टोटल 40 MCQ पूछी जाएगी और समय जो आपको मिलने वाला है वो टोटल 1.5 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन रहने वाला है, किससे कितना रहने वाला है, कितना आपका पैसेज से रहेगा, कितना आपका पद्यांश रहेगा, कितना आपका बुक से रहेगा, है ना। टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना विलम्ब के। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जो मिलने वाला है वो आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश मिलने वाला है। अपठित मतलब आपके ये बुक से नहीं रहेगा, आपको वहाँ पे आपको बिना पढ़ा हुआ, बिना आपका बुक से कहीं बाहर से आपको एक गद्यांश देगा। गद्य मतलब एक स्टोरी दे देगा और एक पद्यांश देगा मतलब एक कविता देगा। ठीक है, और उससे आपको गद्यांश से 4 MCQ और पद्यांश से आपको 4 MCQ, मतलब टोटल आपको 8 MCQ बाहर से पूछने वाला है। ठीक है, और जो कि आपको बहुत ही आसान होने वाला है। कैसे पूछा जाएगा तो चलिए स्टार्ट कर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ जैसा आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया है। तो बोला है गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो फटाफट पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसका आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए तो गद्यांश में क्या बोला गया है। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नव वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। ठीक है, त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पड़ा बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहराने लगते हैं और उनकी कटाई आरंभ हो जाती है। किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोवर कर देते हैं। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही हैं। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर और एक साथ हर्ष उल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने का काम करें, यानी कि मदद करें। ठीक है, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। तो ये आपको गद्यांश दिया था। अब गद्यांश से आपको जो है MCQ दे देगा। ठीक है, जैसे आपको किसका देखिए यहाँ पे पहला MCQ बोला गया है। गद्यांश के अनुसार इसके आगमन के समय खेत लहराने लगते हैं। ठीक है, नव वर्ष के आगमन के समय, नव वर्ष के बीतने के समय, पूरे वर्ष भर या फसलों की कटाई के समय। तो अभी आप लोगों को मैं बताया क्या हो जाएगा, नव वर्ष के आगमन का समय कहाँ दिया। देखिए आपको यहाँ आपको पैसेज मिल जाए, देखिए दिया ना कि आपका यहाँ दिया होगा कि नव वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा होता है। अब देखिए यहाँ दिया है नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहराने लगते हैं, है ना। किसके नव वर्ष के आगमन समय, तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में आपसे क्या बोला गया है। गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं। ठीक है, कटुता के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, ठीक है, पकवान के साथ या नाचने गाने के साथ। तो देखिए आपको अपने मन से नहीं डालना, आपको यहाँ पे पैसेज में उसका आंसर दिया रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला आपका यहाँ बोला गया है। यहाँ देखिए इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। पूरा वर्ष उमंग से भरा बना रहता है। आगमन से पहले किसी कटाई हो जाती है। किसी महापुरुषों में त्यौहार को मन सरोवर कर देते हैं। सभी त्योहार एक ही होते हैं। हम देखिए हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। ठीक है, इसके बाद हर्ष उल्लास के कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में दिख रहा है ना। तो क्या दिख रहा है आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्ष उल्लास के साथ। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 में। 3 में आपसे क्या बोला गया है, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। मतलब जो आपका गद्यांश वहाँ पे दिया गया है उसका शीर्षक पूछ रहा है, उसका अच्छा टाइटल क्या होगा। देश और त्यौहार,
त्योहारों का देश, हमारे त्योहार, या त्योहारों का महत्व। तो इसका सही शीर्षक क्या आपका हो जाएगा? त्योहारों का महत्व। इसमें देखिए, इसमें ज़्यादातर त्योहारों का महत्व के बारे में बताया गया है ना, तो क्या हो जाएगा? त्योहारों का महत्व। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में आपसे क्या बोला गया है? प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ आपको गद्यांश से एक पर्यायवाची पूछ दिया। ठीक है, प्रफुल्लित मतलब क्या होता है? खुशी होना, है ना। तो उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका? पर्यायवाची मतलब क्या होता है? सेम वर्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा? खुशी। प्रफुल्लित का आंसर क्या होगा? खुशी हो जाएगा। तो यहाँ आपका गद्यांश से क्या हुआ? टोटल 4 MCQ खत्म हुआ। अब जो आपका नीचे आने वाला आपका पद्यांश देगा, इसमें भी होगा टोटल 4 MCQ पूछेगा। तो पद्यांश क्या दे देखिए, तो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका पद्यांश दिया। देखिए हम लोग पद्यांश पढ़ते हैं। पद्यांश में क्या बोला गया है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, है ना, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, है ना, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो ये आपका पद्यांश ने की एक कविता दे दिया। ठीक है, इससे आपको टोटल 4 MCQ पूछेगा। क्या MCQ रहने वाला है, चलिए बताते हैं आपको। क्वेश्चन 5 में आप जैसा देख पा रहे हैं, क्या बोला गया है? पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है? डाकिये के रूप में, धरती के रूप में, खुशबू के रूप में, या देश के रूप में? जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा यहाँ पे, है ना। यह देखिए, तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, है ना। क्या हो जाएगा? डाकिया। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 6 में। 6 में आपसे क्या बोला गया? देखिए, तो बोला गया है, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाता है? फूल और पत्ते, पेड़ और पौधे, पहाड़ और पानी, या पक्षी और बादल? देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सबका उत्तर आपको पैसेज में यानी कि पद्यांश और गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया है? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, कौन? पक्षी और बादल। ठीक है, पक्षी और बादल कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है डी में, है ना। तो क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर, पक्षी और बादल। ठीक है, बहुत आसान रहने वाला है। चलिए आपको चलते हैं क्वेश्चन 7 में। क्या बोला है? सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपको बता दिए, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, है ना। उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो आगे लगता है, और जो प्रत्यय वो पीछे लगता है ना, पीछे लगता है। तो यहाँ आप क्या बोला गया? उपसर्ग। देखिए तो आपका सुगंध, तो सुगंध में सु आपका क्या लगा है? आगे में लगा है, तो सु कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 8 में। क्या बोला गया है? पद्यांश का उचित शीर्षक क्या? देखिए आपको गद्यांश में वहाँ टाइटल पूछा था, यहाँ भी आपको टाइटल पूछ रहा है कि इसका जो अच्छा उचित सही टाइटल क्या हो सकता है? प्रकृति के संवाहक, देश और महादेश, पानी और पहाड़, या पेड़ और पौधे? क्या हो सकता है आपका? ऑप्शन में हो जाएगा आपका यहाँ पे एक सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के संवाहक है ना, संवाहक मतलब संदेश पहुंचाने वाले। या वह टाइटल अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे डाके रूप में बताया गया है। तो आपको दिखा दिए कि किसका आपका 4 गो जो है MCQ आपका रहने वाला है, किससे? पद्यांश से। ठीक है, और आपका ऊपर में बताया आपको कि 4 आपका रहने वाला है गद्यांश से। तो आपका यहाँ पे 8 नंबर क्या हो जाएगा? फिक्स आपका यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है, इसको रट लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख में। क्वेश्चन ख में आपसे क्या बोला गया है? अब आपको जो गद्यांश और पद्यांश के बाद आपको रहने वाला है व्याकरण से। किस रहने वाला है? व्याकरण से। व्याकरण से आपको बता दें, टोटल आपको यहाँ पे 10 MCQ पूछा जाएगा व्याकरण से, जो कि बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाले समझाते हैं। चलिए, जैसा कि आप 9 में देख पा रहे हैं, 9 में आपका यहाँ पे बोला गया है संख्यावाचक विशेषण की पहचान करेंगे। संख्यावाचक, संख्या मतलब क्या? नंबर। देखिए तो इसमें नंबर कौन है? लाल टोपी, ये तो लाल उसका गुण बता रहे, तो गुणवाचक हो गया। गोल चश्मा भी गुण है, अच्छा आदमी भी गुण है। 2 बैल, देखिए 1 2 3 4 5 सब क्या संख्या ही तो है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 बैल हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 10 में। क्या बोला? देखिए तो विज्ञान शब्द से एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पाएंगे कि मान लीजिए आपका विज्ञान है, क्या है? विज्ञान, और उसमें आपका जोड़ने बोल रहा है, कौन चीज? एक प्रत्यय, और जो प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। उपसर्ग आगे लगता है, और इक कहाँ लगता है? आपका जो प्रत्यय लगता है पीछे। तो क्या आपको बोला है? इक लगाने। तो विज्ञान जोड़ इक क्या हो गया? वैज्ञानिक, है ना। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में, वैज्ञानिक। ठीक है, बहुत ही आसान रहने वाला है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन 11 में आपको वाक्य से पूछा है। क्या बोल दिया है, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य मतलब सिंपल, इसमें कौन सा आपका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसा कि आपको यहाँ पे ट्रिक बताते हैं, और लगा है मतलब क्या हो गया आपका, ये संयुक्त वाक्य। ये तो संयुक्त है, बोला हमको सरल, आपका बी तो नहीं होगा, ठीक है। सी में क्या है, कहा कि, देखिए की लग गया है, ये कौन सा है, मिश्र वाक्य, हमको पूछ रहा है सरल, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। डी में क्या है, तथा, ये क्या है, तथा और ये सब क्या होता है, संयुक्त, या ये सब संयुक्त होता है, ठीक है। तो आपका डी भी क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। जोर जोर से वर्षा हो रही है, क्या सिंपल है, सरल वाक्य है ना, तो हम लोग तुरंत बोल दिया इसको एक ही वर्ड में, ये सरल वाक्य, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया आपका, इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है ना। कर्ता का इसमें जो ने चिन्ह है उसका सही प्रयोग हुआ है। देखिए तो कौन सा वो सेंटेंस सबसे सही लग रहा है। शिक्षक ने कहा है, ठीक लग रहा है। उसने खाना खा रही थी, ये थोड़ा और लग रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। मोहन ने बाजार गया था, थोड़ा ये भी सही नहीं लग रहा है। सीता ने भजन गा रही थी, ये भी सही नहीं लग रहा है। बच कौन सी गया, ए है ना, शिक्षक ने कहा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान रहने वाला है। चलिए चलते क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 में आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सकार का विलोम विलोम पक्ष, मतलब यहाँ आपको यहाँ विलोम शब्द, उल्टा शब्द पूछ दिया है, ठीक है। कौन विलोम शब्द है, किसका, सकार का। तो सकार का क्या होता है, आकार, निराकार, प्रकार, स्वीकार, क्या होता है, सकार का निराकार होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 14 में। क्या बोला गया, ये भी बहुत आसान है, मुहावरा पूछा गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरा का सही अर्थ को पहचाने। ए में है कड़ा प्रतिरोध करना, कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, कोई प्रतिरोध नहीं करना, या थोड़ा प्रतिरोध करना, ठीक है। तो यहाँ पे ईंट का जवाब पत्थर से ना, ये क्या हो गया, कड़ा प्रतिरोध करना है कि नहीं है। 14 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना, कड़ा प्रतिरोध करना, इसको बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 15 में। 15 में क्या बोला गया, देखिए तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन, देखिए आपको यहाँ पे वचन से पूछ दिया है, एक वचन बहुवचन है ना। आपका एक वचन क्या होता है, जिसमें एक होता है, बहुवचन जिसमें बहुत है, ठीक है। तो इसमें एक वचन कौन सा है, आंसू है, प्राण है, दर्शन है, या आकाश है। तो इसमें बता दे 15 में आपको एक वचन कौन है आपका, तो आकाश। आकाश का एक वचन, आकाश तो एक ही है, क्या हो जाएगा, एक वचन, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या बोला गया है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो औपचारिक पत्र बताया था आपको, पत्र दो प्रकार का, एक होता है औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक मतलब जिसको हम प्रिंसिपल को है ना, एडिटर वाले को, संपादक को, इस सब को लिखते हैं, मतलब ऑफिस वाला हम लिखते हैं तो होता है औपचारिक। और जो मित्र, भाई, बहन, पिता लिखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक। तो यहाँ बोला औपचारिक में कौन सा विकल्प नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। अभिवादन, ये तो आपका होता है, ठीक है। दिनांक, दिनांक भी आपका क्या होता है यहाँ पे, देखिए औपचारिक पत्र में आपका डेट तो जरूरी है, विषय भी जरूरी है, पता भी जरूरी है, पर अभिवादन हम लोग नहीं करते, प्रणाम, नमस्ते, ये सब नहीं बोलते हम लोग, है ना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अभिवादन नहीं होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 17 में। 17 में क्या बोला गया है, निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं। मान लीजिए हम निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, और जो सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, उपसंहार, यानी कि निष्कर्ष। क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या बोला गया है, संवाद में कौन सा अंश आवश्यक होता है। संवाद मतलब क्या, सूचना जब पहुंचाना होता है तो उसमें कौन सा अंश जो है, हिस्सा आवश्यक होता है। केवल विचार, केवल नाम, केवल समय, या नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। तो क्या हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा सबसे आंसर। नाम भी चाहिए, भाषा भी चाहिए, स्थान भी और गतिविधि भी, ठीक है। ये आप रहने वाला है। चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग, देखिए यहाँ आपका टोटल जो है 10 ग्रामर का एमसीक्यू खत्म हो चुका है। कैसा रहा क्वेश्चन आपको, ठीक है, कमेंट करके बताएं। बहुत ही आसान रहने वाला है, ठीक है। आप 10 का 10 बनाएंगे तो हिन्ना हो गया आपका 8 नंबर, और हिन्ना हो गया आपका 10 नंबर, कैसे आपका 18 नंबर आपका एकदम फिक्स हो गया। आपको यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट, आपसे क्या पूछेगा। नेक्स्ट अब आपको जो है पाठ पुस्तक से, वो आपका बिना
पढ़ा हुआ सब मिला, मतलब आपका ग्रामर हो गया, बिना पढ़ा हुआ पैसेज हो गया, पोयम हो गया, वो सब दिया। लेकिन अब जो आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 से, वो आपको बुक से मिलेगा। जो जो आप लोगों ने इतना साल तक बुक पढ़ा है ना, वो आपको बुक से क्वेश्चन आने वाला है। तो बुक से क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले कविता रहेगा। क्या रहेगा, कविता यानी कि पद्यांश रहेगा, ठीक है। और इस पद्यांश आपको 8 MCQ रहेगा। जी हाँ, कितना MCQ, 8 MCQ रहेगा, ठीक है। क्या MCQ रहने वाला है, कौन सा पोएम रहेगा, नहीं रहेगा, तमाम जानकारी आपको आगे मिलेगी, वीडियो में बने रहे, ठीक है। चलते देखें क्या बोला। एक आपका यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, पढ़ते हैं इसको। क्या बोला देखिए तो, 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। आपका यहाँ शुरू है, ठीक है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया पोयम। अब यहाँ पूछा जा रहा है चिड़िया के माथे का रंग कैसा है। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहीं पे क्या है, एक काले माथे। तो क्या हो जाएगा आपका, काला। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, काला, है ना, काला इधर राइट आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन 20 में। 20 में आपसे क्या बोला गया है, कवि ने चतुर किसे कहा है। चतुर मतलब होशियार, किसे कहा है, मछली को, चिड़िया को, बादल को, पानी को। देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको चतुर। कहाँ दिख रहा है आपको, चतुर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, चतुर चिड़िया, यानी कि चिड़िया को बोला गया चतुर। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, चिड़िया। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 21 में। क्वेश्चन 21 में आपसे क्या बोला गया है, 21 में आपसे बोला गया चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है। देखिए तो आपको यहाँ दिख जाएगा ऑप्शन में, देखिए, मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली, है ना, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो टूट पड़ते किसमें, भरे जल पर। तो टूट पड़ना या झपाटे मार, ठीक है। तो कहाँ दिखता है ऑप्शन में, क्या दिया देखिए तो, ऑप्शन में आपको दिया है दौड़कर, गोता मारकर, डुबकी मारकर या झपाटे मारकर। तो एक ही से क्या हो जाएगा, झपाटे मारकर। देखें अभी हम लोग, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 22 में। 22 में क्या बोला गया, गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। गगन का यहाँ पे कौन पर्यायवाची नहीं है। गगन मतलब आकाश, आकाश तो होता है, नभ भी होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे आसमान भी होता है, बच कौन सी गया, वसुधा। वसुधा नहीं होता है आपका, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या बोला गया है आपका यहाँ पे, 1 2 3 आपका यहाँ आपका आ गया, चलिए आपका यहाँ पे 23 में क्या बोला गया देखिए तो, अच्छा रुकिए थोड़ा सा यहाँ समझ जाइए। यहाँ जो आपको पोयम दिया गया था, पोयम से आपका 3 MCQ आने वाला। कितना आपका, 3 MCQ। देखिए ये था आपका पोयम था वहाँ पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे पोयम से आपको यहाँ 4 MCQ मिला। कितना मिला, 4, 1 2 3 4 MCQ मिला आपका बुक के पोयम से। अब अलग पोयम से आपको MCQ दे दिया है 4 गो, ठीक है। क्या दिया गया देखिए तो पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है, 23 में दिया गया है सखियां एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करें, है ना। पखा पखी का मतलब पशु पक्षी, अनंत अनंत, निरपक निष्पक्ष या देहु दोनों। तो यहाँ पे 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, पखा पखी, यानी कि आपका पशु पक्षी, ये क्या गलत है। बाकी यह क्या है, सही है। अनंत अनंत, निरपक्ष निष्पक्ष बोलते हैं, देहु को दोनों बोलते हैं, पर पखा पखी को पशु पक्षी नहीं बोलते। ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या बोला जा रहा है, वाक्य एक पाठ है, उसके आधार पर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास दिया है, भव सागर पार करने के लिए कवयित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती, भोग तथा त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, कवयित्री उत्तराई के रूप में रुपये देना चाहती है, या कवयित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है। तो वाक जो पाठ है उसके आधार पर
कौन सा वाक्य सही बोल रहा है, तो 24 क्या हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, ये आपका वाक्य सही है, बाकी सब गलत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 25 में। 25 में क्या बोला गया है, कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है। ठीक है, श्री कृष्ण की ओर, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, कैदी की ओर या कोयल की ओर। तो 25 का लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 26 में। 26 में क्या बोला जा रहा है, मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है। तो धूल किसका प्रतीक है, युवती का, यानी कि एक लड़की का। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आप लोगों ने जैसा वहाँ पे देखा कि आपको बुक में जो आपका पोयम है, उस पोयम से एक पोयम तो आपको पद्यांश के रूप में आ गया, उससे 4 MCQ पूछ लिया, लेकिन बाकी जो आपका 4 MCQ है वो आपका डायरेक्ट कविता से पूछ लिया है, उसमें कोई आपको पैसेज नहीं दिया है। ठीक है, अब आपका गद्यांश दे दिया, क्या दिया है, गद्यांश। देखिए यहाँ पे आपको गद्यांश दे, ठीक है, गद्यांश आपका 4 MCQ आने वाला है, मतलब आपका बुक का एक स्टोरी का कुछ हिस्सा आपको दे देगा, उससे आपको MCQ पूछ लेगा। ये भी बहुत आसान होने है, मतलब आपको हिंदी में सोचना ही नहीं है, बहुत ही आसान रहने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या बोला गया, मतलब आपका गद्यांश को पढ़कर 27 से 30 तक, मतलब इसमें 4 MCQ का जवाब देना है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या देगा। देखिए, तो गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो ये आपका एक बुक का कहानी से दिया है। ठीक है, आप यदि इसे मतलब पहचान लिए तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या बोला, देखिए तो गधा कैसा प्राणी है, हिंसक है, सहनशील है, उदंड है या क्रोधी है। तो 27 का संख्या क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहनशील है ना। चाहे उसको सूखा बुखा दे दो, कुछ दे दो, डांटो मारो फटकारो, उसमें ज़्यादा उसको गुस्सा या सुख दुख दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो क्या एक सहनशील प्राणी है गधा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 28 में। 28 में क्या आपसे बोला जा रहा है, देखिए तो गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है। ठीक है, सुख दुख में समान भाव से रहने का, योग साधना का, परोपकार का या विद्युता का। तो ऋषि मुनि का जो कौन सा गुण बोल रहा है वो गधे में है। ठीक है, तो 28 का सेंस क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुख दुख में समान भाव रहने का, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 29 में। 29 में आपसे क्या बोला जा रहा है, गधे को आदमी क्या समझता है। जो गधा होता है उसको आदमी क्या समझता है, होशियार समझता है, बेवकूफ़ समझता है, लाचार समझता है या कामचोर समझता है। तो क्या समझता है, बेवकूफ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। ठीक है, 29 का बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए चलते क्वेश्चन 30 में। 30 में क्या बोला जा रहा है, गद्यांश के अनुसार विषाद का क्या अर्थ होता है। तो विषाद का क्या दुख होता है, क्या होता है दुख। तो 30 का क्या जो ऑप्शन सी राइट आंसर दुख। ठीक है, आपको ज़्यादातर अर्थ पूछेगा, पर्यायवाची पूछेगी, सबको पूछ लेता है पैसेज में। ठीक है, अब यहाँ आपका शुरू हो जाता है बुक के। देखिए वहाँ आपको पढ़ा है गद्यांश, गद्यांश से पूछ दिया 4। ठीक है, अब यहाँ आपका आ गया बुक से MCQ, और बुक से MCQ टोटल आपको 10 पूछने वाला है। कितना, 10 MCQ आपको बुक से पूछ देगा बिना आपका कोई पैसेज दिए। चलिए चलते क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको सब पता होगा। ठीक है, लहसा की और पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था। मतलब जो लहसा की और जो पाठ का लेखक है उसके सहयात्री मतलब साथ में यात्रा कर रहे थे, उसका नाम क्या था। सुमति था, नमसे था, जागीरदार था या समाधिगिरी था। तो आपको पता होगा क्या था आपका सुमति। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर सुमति। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 32 में। 32 में क्या बोला गया है, साबले सपनों की याद पाठ के अनुसार
साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो सावले सपनों की याद जो है उसके अनुसार एक वैली है साइलेंट वैली, वो कहाँ स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, केरल में या झारखंड में? कहाँ आपका है? ऑप्शन नंबर सी केरल में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 33 में। 33 में क्या बोला जा रहा है? किसी ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी, है ना? ऑप्शन ए में है जनरल आउटरम ने, सर टॉमस हे ने, लॉर्ड मिंटो ने या जेम्स प्लिन। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक ब्रिटिश सेनापति थी उसने देवी मैना पर सहानुभूति दिखाई थी, है ना, दया दिखाई थी, है ना, वो कौन सा सेनापति था? तो कौन सा था आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, सर टॉमस हे। सर टॉमस हे ने दया दिखाई थी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 34 में। 34 में क्या बोला जा रहा है आपसे? मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माताजी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया? जो आपका महादेवी वर्मा आपका जो है मेरे बचपन के दिन जो है उसके अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माँ ने सबसे पहले कौन सा ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या गीता? तो 34 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी पंचतंत्र सिखाया पहले, है ना? क्या ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा? पंचतंत्र। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में आपसे क्या बोला जा रहा है? सो इजी है, देखिए तो। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता जो है हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? दो बैलों की कथा से, प्रेमचंद के फटे जूते से, सावले सपनों की याद से या मेरे बचपन के दिन से? तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया होगा, है ना? यहाँ पे जूता है, यहाँ भी क्या? प्रेमचंद के फटे जूते। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी राइट आंसर। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 36 में। 36 में क्या बोला जा रहा है आपसे? मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने के आग्रह किए? वर मतलब क्या? दूल्हा, है ना? मतलब जो मेरे संग की औरतें आप एक कहानी है उसमें लेखिका की जो नानी है ना, वो अपने पति का जो मित्र है प्यारे लाल उसको बोलता है कि मेरी बेटी के लिए आपका कैसा वर ढूंढने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था? वकील, डॉक्टर, आज़ादी का सिपाही या शिक्षक? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आज़ादी का सिपाही। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, इसको यदि आपको समझ में आ रहा है तो कॉपी में इसको एक बार लिख के याद कर ले। ठीक है, जो आपके क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 37 में। क्या बोला जा रहा है? रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार में से कौन है? तो जो रीढ़ का हड्डी है इसके रचनाकार मतलब इनको कौन लिखा है, इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है, मृदुला गर्ग है, जगदीश चंद्र माथुर है या शमशेर बहादुर सिंह है? तो 37 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 38 में। 38 में आपसे क्या बोला जा रहा है? रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है? तो रीढ़ का हड्डी जो है उसमें एक कन्या है जो शादी लायक है, मतलब विवाह योग्य है, उसका नाम क्या है आपका? ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है ए उमा, प्रेमा, रमा या रीमा। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 38 का ए हो जाएगा उमा नाम है। क्या है? उमा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 39 में। क्या बोला गया देखिए तो? निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? ठीक है, तो किस पाठ में जो विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब चले जाना उसको बोलते हैं विस्थापन। तो उसको दर्द है। ठीक, किसमें? रीढ़ का हड्डी में, मेरे संग की औरतें में, माटी वाली में या किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया इसमें? तो क्या आ जाएगा 39 का? ऑप्शन नंबर सी माटी वाली, है ना? इसमें आप क्या है? विस्थापन का दर्द है ना? चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 40 में। क्या बोला गया है? माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? टिहरी का है, कोलकाता का है, हरिद्वार का है या पटना का है? किसका है? टिहरी। टिहरी, है ना? जो टिहरी है उस पर एक बांध बना है ना, टिहरी बांध, गंगा नदी पर। ठीक है, तो टिहरी एक शहर है, वहाँ का वर्णन है माटी वाली। जब आपका डैम बन रहा था तो सभी लोगों को जो है वहाँ से विस्थापन मतलब होना पड़ा था, तो उसी के बारे में
यहाँ पे कहानी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ आपका टोटल क्या होता है, 40 MCQ खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, टेक केयर, गुड बाय।